अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए कोई 24 साल का नौजवान है, खूब जोश में चुनाव लड़ता है और कमाल देखिए, जीत भी जाता है। तो क्या वो सीधा जाकर लोकसभा में बैठ सकता है? सदस्य बन सकता है? और एक सवाल और, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या बस इतना काफ़ी है कि आप भारत के नागरिक हों या कुछ और भी चाहिए? अब ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। अगर आप सरकारी इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई या आईबी, तो ऐसे सवाल अक्सर फंसा देते हैं। ये संविधान की वो बारीकियां हैं ना। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम गोता लगाएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 100 तक। ये अनुच्छेद हमारी संसद की कह सकते हैं कि पूरी कुंडली बताते हैं। कैसे बनती है, कौन सदस्य होता है, कब तक चलती है और वक्त के साथ क्या अहम बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी का सफर। सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से, अनुच्छेद 79 ये क्या कहता है? भारत की संसद मतलब क्या, कौन-कौन है इसमें? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है शुरू करने के लिए। अनुच्छेद 79 बहुत साफ बताता है कि हमारे देश के लिए मतलब संघ के लिए एक संसद होगी। अच्छा। और संसद का मतलब सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, इसमें 3 हिस्से शामिल हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद और लोकसभा यानी लोगों का सदन। अच्छा। राष्ट्रपति भी जी हाँ। राष्ट्रपति भी ये तीनों मिलकर ही भारत की संसद कहलाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वो भी कानून बनाने की प्रक्रिया का मतलब विधायी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। ये दिलचस्प है। ठीक है, तो 3 स्तंभ हो गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब पहले राज्यसभा की बात करते हैं। जी अनुच्छेद 80, जी इसकी बनावट कैसी है? इसे राज्यों की परिषद क्यों कहते हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की पूरी संरचना बताता है। जैसा आपने कहा, राज्यों की परिषद, तो जाहिर है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान कहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 250? हाँ, अधिकतम। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। चुने जाते हैं मतलब हम लोग वोट करते हैं? नहीं, सीधे जनता वोट नहीं करती। राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं ना, उनके चुने हुए सदस्य वोट करते हैं। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अच्छा, अप्रत्यक्ष, ठीक है। और बाकी 238 तो ये हो गए। हाँ, बाकी बचे 12 सदस्य, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत मतलब चुनते हैं? हाँ, चुनते हैं पर चुनाव से नहीं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे फील्ड्स में कोई खास ज्ञान या अनुभव हो। अच्छा, मतलब एक्सपर्ट्स को लाया जाता है। जी, और यहाँ एक बात और, 60वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसने राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीटों के बंटवारे में भी कुछ भूमिका निभाई थी। अभी की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 233 चुने हुए और 12 मनोनीत। समझ गए। और राज्यसभा में राज्यों की आवाज भी है और कुछ विशेषज्ञों की भी। अब आते हैं लोकसभा पर। अनुच्छेद 81, इसे लोगों का सदन कहते हैं। ये कैसे अलग है? हाँ, अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है और नाम से ही फर्क साफ है। लोगों का सदन, ये सीधे सीधे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। संविधान ने शुरू में कहा था कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। 552? राज्यसभा से ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा। इसमें 530 राज्यों से सीधे चुने जाने थे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से भी थे। एंग्लो इंडियन? हाँ, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे अगर उन्हें लगता कि भाई इनका प्रतिनिधित्व काफी नहीं है सदन में। अच्छा, कर सकते थे, मतलब अब नहीं? बिल्कुल। यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हाल ही में। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके जरिए ये एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने वाली व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। अरे वाह, ये तो जानना बहुत जरूरी है। तो अब अधिकतम संख्या कितनी हुई? अब अधिकतम तय संख्या 550 है और अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। और ये कैसे चुने जाते हैं? ये सीधे जनता चुनती है, 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक वोट डालकर। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं और चुनाव का तरीका है फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट, ये क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो जैसे दौड़ होती है ना, जो सबसे आगे निकल गया वही जीत गया, वैसे ही चुनाव क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है।
भले ही उसे आधे वोट ना मिले हों। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी वाला सिस्टम। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन मनोनयन अब खत्म, ये जरूरी जानकारी थी। आपने बताया सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 82 कहता है जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सीटें बदलती रहती हैं? हाँ, अनुच्छेद 82 जुड़ा है परिसीमन से, जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे देश की आबादी बदलती है तो ये देखा जाना चाहिए कि किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलें और राज्य के अंदर चुनाव क्षेत्र कैसे बने ताकि सबका प्रतिनिधित्व सही रहे। तो हर जनगणना के बाद सीटें बदलनी चाहिए? हाँ, अनुच्छेद तो यही कहता है कि हर जनगणना के बाद ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। असल में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। 42वां संशोधन आया था 1976 में। उसने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो सीटें हैं वही साल 2000 तक चलेंगी। साल 2000 तक 1971 के बेसिस पर? हाँ, फिर आया 84वां संशोधन 2001 में। उसने इस रोक को और आगे बढ़ा दिया, साल 2026 तक। 2026 तक? हाँ, मतलब आज भी लोकसभा में जो सीटें बटी हुई हैं वो 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित हैं। माफ रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 50 साल से ज्यादा पुराने आंकड़े। जी हाँ, अब 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े जब आएंगे उसके बाद ही सीटों का दोबारा बंटवारा होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम अंत में फिर से बात करेंगे। जरूर, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। ये सदन बन गए, सदस्य आ गए, सीटें तय हो गई, भले ही पुराने हिसाब से। अब ये चलते कब तक हैं? इनका कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 83 शायद इसी बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 83 दोनों सदनों के कार्यकाल की बात करता है और यहाँ दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? लोकसभा कह सकते हैं कि ये एक अस्थायी सदन है। अगर इसे वक्त से पहले भंग ना किया जाए तो इसका नॉर्मल कार्यकाल होता है 5 साल। पहली बैठक से गिना जाता है। 5 साल? हाँ, 5 साल बाद ये अपने आप भंग हो जाती है, फिर नए चुनाव होते हैं। लेकिन क्या ये बढ़ भी सकता है 5 साल से ज्यादा? हाँ, एक खास हालत में, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो संसद कानून बनाकर इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? जी, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा ये बढ़ी हुई अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। अच्छा। यहाँ भी एक मजेदार बात है। 42वां संशोधन जो था 1976 वाला, उसने आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया था। ओह, 6 साल? हाँ, लेकिन फिर 44वां संशोधन आया 1978 में, उसने इसे वापस 5 साल कर दिया। मतलब कार्यकाल पर भी राजनीति हुई है। और राज्यसभा, उसका क्या? राज्यसभा बिल्कुल उल्टी है। वो एक स्थायी सदन है, परमानेंट बॉडी। वो कभी भंग नहीं होती। कभी भंग नहीं होती? हमेशा चलती रहती है। हमेशा बनी रहती है? हाँ, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल? लोकसभा से ज्यादा? हाँ, लेकिन सारे सदस्य एक साथ नहीं आते जाते। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं? जी, और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि सदन हमेशा चलता रहता है। उसमें पुराने अनुभवी लोग भी रहते हैं और नए भी आते रहते हैं। निरंतरता बनी रहती है। वाह, एक सदन जो हर 5 साल में बदल जाता है और दूसरा जो हमेशा चलता रहता है। ये तो बहुत बड़ा डिजाइन फीचर है। अच्छा, अब आते हैं हमारे उन शुरुआती सवालों पर। कौन बन सकता है इनका सदस्य? अनुच्छेद 84 योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, क्या कहता है ये? और वो 24 साल वाला मामला? हाँ, अनुच्छेद 84 सीधा आपके सवालों का जवाब देता है। संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं। पहली शर्त तो दोनों सदनों के लिए एक ही है, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सबसे जरूरी है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। अब आते हैं लोकसभा पर। लोकसभा के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल? तो मतलब वो 24 साल वाला नौजवान नहीं बन सकता, भले ही चुनाव जीत जाए। लेकिन अगर उम्र 25 पूरी नहीं हुई है तो वो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य नहीं है। साफ हो गया। और क्या चाहिए लोकसभा के लिए? उसे भारत में किसी भी संसदीय क्षेत्र का वोटर होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर। जी। और कोई ऐसा कानून ना हो जिसके तहत वो अयोग्य माना जाए, मतलब कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। ठीक है, नागरिक, 25 साल उम्र, वोटर और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। अब राज्यसभा? राज्यसभा के लिए उम्र सीमा ज्यादा है, कम से कम 30 साल। 30 साल? अच्छा। हाँ, शायद सोचा गया कि उच्च सदन है तो थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी, ज्यादा अनुभव वाले लोग हों। तो वो दूसरा सवाल था कि क्या सिर्फ नागरिकता काफी है? तो जवाब है नहीं।
उम्र भी 30 चाहिए राज्यसभा के लिए। बिल्कुल। सिर्फ नागरिकता काफी नहीं, उम्र 30 साल कम से कम, और बाकी शर्तें भी। बाकी शर्तें जैसे लोकसभा के लिए था, यहाँ भी भारत में कहीं का वोटर होना जरूरी है। पहले एक नियम था कि उसी राज्य का वोटर होना चाहिए जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पर अब वो बदल गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हुआ। अब देश में कहीं के भी वोटर हों, चल जाएगा। अच्छा, ये भी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो योग्यताएं एकदम साफ हो गए। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, नागरिकता कॉमन। ये उम्र वाली बात बहुत पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सेशंस। सदन बन गए, सदस्य आ गए, अब ये मिलेंगे कब, मीटिंग कैसे होगी, ये सत्र बुलाना, सत्रावसान, ये सब क्या होता है? अनुच्छेद 85, हाँ, ये संसद के कैलेंडर जैसा है। ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो टाइम टाइम पर संसद के दोनों सदनों को मीटिंग के लिए बुलाएं, समन करें। राष्ट्रपति बुलाते हैं? हाँ, वही तय करते हैं कि सत्र कब होगा, कहाँ होगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? किन्हीं भी दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एक सत्र खत्म हुआ तो अगला सत्र 6 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा? बिल्कुल, ताकि देश के काम चलते रहें, चर्चा होती रहे। राष्ट्रपति ही सत्र खत्म होने की घोषणा करते हैं। उसे कहते हैं सत्रावसान, प्रोरोग करना। और वो लोकसभा भंग करने वाली बात? हाँ, वो भी राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व करना, मतलब उसका कार्यकाल खत्म कर देना और नए चुनाव का रास्ता साफ करना। राज्यसभा तो स्थायी है, वो भंग नहीं होती। ठीक है। राष्ट्रपति की भूमिका यहाँ भी बहुत अहम है, सत्र बुलाने से लेकर भंग करने तक। अच्छा, हमने सुना है राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी करते हैं, कोई भाषण वगैरह। अनुच्छेद 86 और 87 शायद इसी बारे में है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण की बात है, स्पेशल एड्रेस। ये 2 मौकों पर होता है। एक तो जब भी आम चुनाव के बाद नई लोकसभा बनती है, उसके पहले सत्र की शुरुआत में। अच्छा, नई सरकार बनने पर? हाँ, और दूसरा हर साल का जो पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत में। इन दोनों मौकों पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग में, और भाषण देते हैं। इसमें आमतौर पर सरकार की आने वाले साल की पॉलिसीज, प्लान्स, इनका जिक्र होता है। हाँ, देखा है टीवी पर। और अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो कभी भी संसद के किसी एक सदन को या दोनों को कोई मैसेज भेज सकते हैं या उन्हें संबोधित कर सकते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा बदलाव हुआ था 44वें संशोधन से। पहले हर सत्र लिखा था, उसे बदलकर साल का पहला सत्र और आम चुनाव के बाद पहला सत्र कर दिया गया। अच्छा, ताकि ये खास मौके बने रहें। ठीक है। एक और चीज़ है अनुच्छेद 88 में जो काफ़ी दिलचस्प लगती है, ये मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में है, अटॉर्नी जनरल। क्या खास है इसमें? अनुच्छेद 88 बड़ा यूनिक है। ये कहता है कि हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी, जो सरकार के टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं, हाँ, अटॉर्नी जनरल, उनको ये हक है कि वो संसद के किसी भी सदन में जाकर बोल सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो उस सदन के मेंबर हो या ना हो। अरे, बिना सदस्य हुए भी? जी हाँ, और सदनों की जॉइंट मीटिंग में भी या किसी संसदीय समिति में भी जिसका उन्हें सदस्य बनाया गया हो। ये इसलिए ताकि सरकार और संसद के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। लेकिन कुछ तो पेंच होगा। हाँ, पेंच ये है कि बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार तो है, पर वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट वो सिर्फ उसी सदन में दे सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में बोल तो सकता है पर वोट नहीं कर सकता। बिल्कुल। और महान्यायवादी, वो तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो वो कहीं भी वोट नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं। है ना दिलचस्प? बोलने का अधिकार, वोट का नहीं। संतुलन बनाने की कोशिश। अच्छा, अब सदन के अंदर आते हैं, मीटिंग हो रही है, कार्रवाई चल रही है, उसे चलाएगा कौन, कंट्रोल कौन करेगा? अनुच्छेद 89 से 97 तक शायद इन्हीं अधिकारियों के बारे में है, पीठासीन अधिकारी। बिल्कुल सही। सदन में डिसिप्लिन रहे, नियम कानून से काम हो, इसके लिए पीठासीन अधिकारी होते हैं। इन अनुच्छेदों में उन्हीं की बात है। राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन
मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप उस पद के कारण राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। अलग से चुनाव नहीं होता सभापति का। अच्छा। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति डिप्यूटी चेयरमैन भी चुनती है, जो सभापति की गैर मौजूदगी में काम देखते हैं। ठीक है, ये हुई राज्यसभा की बात। हाँ। और लोकसभा? लोकसभा के लिए है अनुच्छेद 93। लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुनती है, यानी स्पीकर, और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर। स्पीकर? हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, स्पीकर लोकसभा का मुखिया होता है, उसकी कार्रवाई का संचालन करता है, सदन का मान बनाए रखता है। बाकी के जो अनुच्छेद हैं 90 से 92 और 94 से 97, वो इन्हीं अधिकारियों के पद छोड़ने, उन्हें हटाने का तरीका, उनके काम, उनकी पावर, उनकी सैलरी वगैरह के बारे में डिटेल में बताते हैं। अच्छा। एक खास बात और है स्पीकर के बारे में। जब लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल बाद, तब भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है। भंग होने के बाद भी? क्यों? हाँ, तब तक जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती और उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती। ये सदन की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी माना जाता है। ये भी जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो सदन के अधिकारी हो गए, अब इतना बड़ा काम चलता है तो इनके पीछे कोई ऑफिस स्टाफ भी तो होगा। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का जिक्र है, ये क्या होता है? हाँ, अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद के दोनों सदनों का अपना अपना अलग सेक्रेटेरिएट होगा, सचिवीय स्टाफ। ये सचिवालय ही सदन का सारा बैक ऑफिस काम संभालता है। मीटिंग्स अरेंज करना, रिकॉर्ड रखना, बिल तैयार करने में मदद करना, कमेटियों को सपोर्ट देना, ये सब बहुत जरूरी काम करते हैं ये लोग। संसद की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इन्हें। सही, पर्दे के पीछे के हीरो। अच्छा, और अनुच्छेद 99 ये शपथ के बारे में है। ओथ और एफर्मेशन। सदस्य बन गए, अब शपथ क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद का हर सदस्य अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति के सामने या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। संविधान की 3री अनुसूची में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की कसम खाते हैं। और अगर शपथ न लें तो वो सदन की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते, वोट नहीं दे सकते। मतलब सदस्य के तौर पर काम शुरू करने के लिए शपथ अनिवार्य है, सिर्फ एक रस्म नहीं है ये। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं इस हिस्से के आखिरी अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 100। ये वोटिंग और कोरम के बारे में है, मतलब सदन में फैसले कैसे होते हैं। हाँ, अनुच्छेद 100 बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम नियम बताता है। 2 मुख्य बातें हैं इसमें। पहली है मतदान यानी वोटिंग। सदन में जब भी कोई फैसला लेना होता है, कोई बिल पास करना होता है, तो वो कैसे होता है? आम तौर पर ये होता है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब जितने सदस्य उस समय सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा जिसके पक्ष में वोट दें, वो फैसला मान लिया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा। हाँ, कुछ खास मामले हैं जहां संविधान कहता है कि विशेष बहुमत चाहिए, जैसे 2/3 वगैरह, वो अलग बात है। पर ज्यादातर काम साधारण बहुमत से होते हैं। और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति या अध्यक्ष, वो आमतौर पर पहले वोट नहीं डालते। वो वोट नहीं करते? नहीं, पहली बार में नहीं। वो वोट तब डालते हैं जब टाई हो जाए, मतलब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट पड़े, तब उनका वोट फैसला करता है। इसे कहते हैं निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। अच्छा, टाई ब्रेकर वोट। बिल्कुल। और दूसरी बात है अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी क्वारम की। कोरम, ये क्या होता है? कोरम मतलब किसी भी सदन की बैठक को वैलिड मानने के लिए, कानूनी तौर पर सही मानने के लिए कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए। अनुच्छेद 100 कहता है कि ये संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, 1/10 होगी। 10वां हिस्सा? मतलब लोकसभा में 543 हैं तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए बैठक चलाने के लिए। राज्यसभा में 245 है तो वहाँ करीब 25 सदस्य। और अगर इससे कम हो तो अध्यक्ष या सभापति की ये ड्यूटी है कि वो या तो सदन की कार्यवाही रोक दे, सस्पेंड कर दे, या फिर बैठक को स्थगित कर दे, एडजॉर्न कर दे। जब तक कोरम पूरा ना हो जाए तब तक काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये इसलिए ताकि कम लोग मिलकर ही बड़े फैसले ना ले लें? हाँ, बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्यवाही में एक न्यूनतम भागीदारी जरूर हो। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, अनुच्छेद 79 से 100 तक। हमने देखा कि संसद किनसे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी बनावट क्या है, सीटें कैसे तय होती हैं, और वो एंग्लो इंडियन वाला जरूरी बदलाव भी समझा।
जी हाँ, और वो शुरू वाले सवाल भी हल हो गए। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल तो 34 वाला नहीं चलेगा, और राज्यसभा के लिए सिर्फ नागरिकता नहीं, उम्र 30 साल और बाकी शर्तें भी जरूरी हैं। साथ ही हमने सदनों का कार्यकाल देखा, एक अस्थायी एक स्थायी। सीटों के बंटवारे पर वो 1971 वाली रोक देखी जो 2026 तक है। सत्र कैसे चलते हैं, राष्ट्रपति का भाषण, मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के खास अधिकार, स्पीकर चेयरमैन की भूमिका, शपथ और आखिर में वोटिंग और कोरम, बहुत कुछ कवर किया है हमने। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की संसदीय व्यवस्था को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर ये जानना चाहिए। अगली कड़ी में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अनुच्छेद 101 से 122 तक। उसमें देखेंगे कि सदस्यों की सदस्यता कैसे जा सकती है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, संसद और सदस्यों के विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस क्या हैं, और सबसे अहम, संसद में कानून बनता कैसे है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो अनुच्छेद 82 से जुड़ा है। हमने देखा कि लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना पर फिक्स्ड है 2026 तक। अब सोचिए, पिछले 50-55 सालों में भारत की आबादी कितनी बदल गई है। कुछ राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, कुछ की धीमी रफ्तार से। तो क्या ये जो 1971 के आंकड़ों पर टिका हुआ प्रतिनिधित्व है, ये आज एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को सही तरह से दर्शाता है? क्या इससे उन राज्यों के साथ थोड़ी नाइंसाफी नहीं हो रही जिनकी आबादी बहुत बढ़ गई है पर सीटें उतनी ही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे। बिल्कुल, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने भारतीय संसद की संरचना और सदस्यों की योग्यताओं पर बात की थी। तो जहां हमने वो चर्चा छोड़ी थी, वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 101 से 122 तक विस्तार से देखेंगे, और हमारा खास ध्यान रहेगा सदस्यों की एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स पर। ये अनुच्छेद संसद के कामकाज, सदस्यों के अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां और हाँ, कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया, उसकी रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। इनको समझना मतलब भारतीय लोकतंत्र कैसे काम करता है, इसे समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 101 से। ये सीटों के खाली होने मतलब वेकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। इसमें क्या मुख्य बातें हैं? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 101 ये बताता है कि किसी सांसद की सीट कब और कैसे खाली हो सकती है। सबसे पहली और बिल्कुल सीधी बात, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ नहीं। अच्छा, मतलब अगर कोई दोनों के लिए चुन लिया जाए तो उसे एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। संसद ने इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाए हैं। और एक वो भी है ना कि अगर कोई सदस्य बहुत दिन गैर हाजिर रहे। हाँ, बिल्कुल, वो भी एक अहम प्रावधान है। अगर कोई सदस्य सदन के जो पीठासीन अधिकारी है, मतलब स्पीकर या चेयरमैन, उनकी इजाजत के बिना 60 दिनों तक, ध्यान दीजिएगा 60 दिन, अगर वो सदन की सभी बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। लगातार 60 दिन? ये काफी लंबा समय है। हाँ, लगातार। लेकिन इसमें वो दिन नहीं गिने जाते जब सदन का सत्र अवसान हो या सदन 4 दिन से ज्यादा के लिए स्थगित हो। हाँ। पर इसका मकसद साफ है, सदस्य अपने संसदीय कर्तव्यों को निभाएं, सदन में मौजूद रहें। सही बात है, मतलब सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई सीटें खाली होने की बात। अब आते हैं सदस्यता की अयोग्यता पर, डिस्क्वालिफिकेशंस। ये अनुच्छेद 102 में है, ठीक है ना? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 102। ये वो आधार बताता है जिनके होने पर किसी सदस्य को अयोग्य मतलब डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। कौन कौन से आधार हैं इसमें? देखिए, इसमें कई बातें हैं। पहला, अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये काफी सुना है, मतलब कोई ऐसा पद जिससे कुछ फायदा मिल रहा हो। हाँ, बिल्कुल, कोई वित्तीय लाभ या अन्य फायदा। हालांकि संसद कानून बनाकर कुछ पदों को इसके दायरे से बाहर रख सकती है, जैसे मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। अच्छा, और दूसरा, अगर किसी सक्षम अदालत ने उसे विकृत चित्त मतलब अनसाउंड माइंड का घोषित कर दिया हो। तीसरा, अगर वो अघोषित दिवालिया अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, मतलब उसने खुद को दिवालिया घोषित किया हो और अभी तक ऋणों से मुक्त न हुआ हो। ठीक है। और चौथा, अगर वो भारत का नागरिक न रह गया हो, या मान लीजिए उसने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो,
या किसी विदेशी ताकत के प्रति निष्ठा स्वीकार कर ली हो। ये तो हुई सामान्य सी लगने वाली अयोग्यताएं। लेकिन एक आधार और है जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, दल बदल वाला कानून। हाँ बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अनुच्छेद 102 के खंड 2 में आता है और 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल से जुड़ा है। इसे 1985 में 52nd संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। हम इसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये क्यों लाया गया था और ये काम कैसे करता है? मतलब कब कोई सदस्य इसके तहत अयोग्य हो जाता है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, जो अक्सर विधायकों या सांसदों के एक पार्टी से दूसरी में जाने से होती थी, जिसे आया राम गया राम भी कहा जाता था। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के कुछ मुख्य आधार हैं। पहला, अगर कोई सदस्य जो किसी पार्टी के टिकट पर चुना गया है अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। अपनी मर्जी से छोड़ दे? हाँ। या फिर दूसरा, अगर वो सदस्य अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करे, जिसे विप कहते हैं ना, उसका उल्लंघन करे या वोटिंग में हिस्सा ही न ले। अच्छा, विप का उल्लंघन। हाँ, और अगर पार्टी उसे 15 दिन के अंदर माफ ना करे तो वो अयोग्य हो सकता है। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य मतलब इंडिपेंडेंट जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। और चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। तो ये कानून एक तरह से पार्टी के अनुशासन को मजबूत करता है। पर अगर किसी सदस्य पर इन अयोग्यताओं का सवाल उठता है तो आखिरी फैसला कौन करता है? क्या ये एक ही अथॉरिटी करती है सब मामलों में? नहीं, यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अनुच्छेद 103 ये साफ करता है कि अगर अयोग्यता का सवाल अनुच्छेद 102(1) वाले आधारों पर है, मतलब लाभ का पद या दिवालियापन, नागरिकता वगैरह। हाँ बिल्कुल, उन मामलों में फैसला राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला करने से पहले चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की राय लेते हैं और वो उस राय को मानने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, राष्ट्रपति प्लस चुनाव आयोग। और दल बदल वाले मामलों में? हाँ, अगर सवाल 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर है तो फैसला सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। बिल्कुल, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। हालांकि यहाँ एक पेच है कि होतो होलोहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर या चेयरमैन का फैसला न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। अच्छा, यानी उनका फैसला अंतिम नहीं है, उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दिलचस्प। अच्छा, एक अनुच्छेद 104 भी है, वो भी सदस्यता से जुड़ा है? हाँ, वो एक तरह से सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 104 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य है ही नहीं, या मान लीजिए जानता है कि वो अयोग्य है, या फिर उसने अनुच्छेद 99 के तहत शपथ नहीं ली है और फिर भी वो सदन में सदस्य के तौर पर बैठता है या वोट डालता है, तो उसे हर ऐसे दिन के लिए 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हर दिन के लिए 500 रुपए? हाँ, और ये रकम भारत सरकार उससे कर्ज के रूप में वसूल सकती है। ये सदन की सदस्यता की गंभीरता को दिखाता है। बिल्कुल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। यह है अनुच्छेद 105। इसमें सबसे खास क्या है जो सांसदों को मिलता है? अनुच्छेद 105 ये संसदीय विशेषाधिकारों का एक तरह से मूल आधार है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है संसद सदस्यों को सदन में बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोलने की आजादी मतलब ये कि किसी सदस्य ने संसद में या उसकी किसी समिति में जो कुछ भी कहा है या जैसा भी वोट दिया है, उसके लिए उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। किसी भी अदालत में नहीं? जी हाँ, किसी भी अदालत में नहीं। ये प्रावधान इसलिए है ताकि सदस्य बिना किसी डर या दबाव के अपने विचार रख सकें, जनता का सही से प्रतिनिधित्व कर सकें और खुलकर बहस में हिस्सा ले सकें। ये तो बहुत ही अहम है ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाएं। और क्या विशेषाधिकार हैं इसमें? इसके अलावा अगर संसद के किसी सदन ने कोई रिपोर्ट, कोई पत्र या कोई कार्यवाही प्रकाशित की है या उसके अधिकार से प्रकाशित हुई है, तो उसके संबंध में भी सदस्यों को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। अनुच्छेद 105(3) में पहले ये कहा गया था कि बाकी विशेषाधिकार वही होंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने वो हटा दिया। अच्छा, वो हटा दिया गया। हाँ, अब ये कहता है कि ये विशेषाधिकार वो होंगे जो संसद समय समय पर कानून बनाकर तय करे, और जब तक तय ना हो
तब तक वही होंगे जो इस संशोधन के लागू होने से ठीक पहले थे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अनुच्छेद 122 से भी जुड़ती है, वो ये कि सदन की कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब सदन के अंदर की कार्यवाही पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। एक तरह से आंतरिक स्वायत्तता बनी रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं सदस्यों के वेतन और भत्तों की। अनुच्छेद 106। जी, अनुच्छेद 106 बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो संसद समय समय पर कानून बनाकर तय करेगी, और जब तक संसद ऐसा कानून नहीं बनाती तब तक उन्हें वही भत्ते मिलेंगे जो संविधान लागू होने से ठीक पहले संविधान सभा के सदस्यों को मिलते थे। और इसमें हाल में कोई बदलाव हुआ है क्या? हाँ, 2018 में एक कानून में संशोधन हुआ था। उसके तहत अब सांसदों के वेतन और भत्तों में हर 5 साल में महंगाई के आधार पर अपने आप बढ़ोतरी का प्रावधान है, ऑटोमेटिक रिवीजन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं विधायी प्रक्रिया पर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अनुच्छेद 107 ये विधेयकों को पेश करने और पारित करने के बारे में है। इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। हाँ, अनुच्छेद 107 मुख्य रूप से साधारण विधेयकों मतलब ऑर्डिनरी बिल्स की प्रक्रिया बताता है। जो धन विधेयक है, मनी बिल्स, या वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल्स, उनके लिए कुछ खास नियम है जिनका जिक्र आगे आएगा। अनुच्छेद 107 ये कहता है कि धन विधेयक और कुछ खास वित्त विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, शुरू किया जा सकता है। किसी भी सदन में? जी, ठीक है। और ये पास कैसे होता है? और अगर मान लीजिए एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा अटक गया, तब क्या होता है? देखिए, कोई भी साधारण विधेयक कानून तभी बनता है जब उसे दोनों सदन एक ही रूप में पास कर दें, चाहे वो मूल रूप हो या कुछ संशोधनों के साथ हो। अनुच्छेद 107 ये भी साफ करता है कि अगर सदन का 17वां प्रोरोगेशन हो जाता है तो जो बिल लंबित है वो खत्म यानी लैप्स नहीं होते। अच्छा, 17 से बिल खत्म नहीं होते? नहीं, लेकिन अगर लोकसभा भंग, डिसॉल्व हो जाती है, तब स्थिति अलग है। तब लोकसभा में जो भी बिल पेंडिंग है वो सब खत्म हो जाते हैं, और वो बिल भी खत्म हो जाते हैं जो राज्यसभा में पेंडिंग हो लेकिन लोकसभा से पास होकर वहां गए हो। हाँ, लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में शुरू हुआ, वहीं पेंडिंग है और अभी लोकसभा तक नहीं पहुंचा, तो वो लोकसभा भंग होने पर खत्म नहीं होता। यहीं पर शायद अनुच्छेद 108 की जरूरत पड़ती है, जब दोनों सदनों में किसी साधारण बिल पर सहमति ना बने, जिसे डेडलॉक कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 108 इसी डेडलॉक को तोड़ने का एक तरीका बताता है। अगर कोई साधारण विधेयक एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में गया और वहां मान लीजिए उसे अस्वीकार कर दिया गया, या फिर विधेयक में जो संशोधन किए गए उन पर दोनों सदन सहमत नहीं हो पा रहे, या तीसरा, दूसरे सदन ने बिल को 6 महीने से ज्यादा समय तक बिना पास किए रोक लिया। 6 महीने तक? हाँ, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक, ये तो काफी दिलचस्प प्रक्रिया लगती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है और क्या ये सभी तरह के बिल पर लागू होती है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। अगर वो नहीं है तो उप अध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर, और अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। अच्छा, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति वो अध्यक्षता नहीं करते? नहीं, वो नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या कुछ वित्त विधेयकों के लिए ही है। ये धन विधेयकों, मनी बिल्स पर लागू नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान संशोधन विधेयकों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर भी लागू नहीं होता। संविधान संशोधन पर नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। वैसे संयुक्त बैठक की नौबत बहुत कम आती है। आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है। सिर्फ 3 बार? कौन कौन से मामले थे वो? पहला था दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978, और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक जिसे पोटा कहते हैं 2002 में। संयुक्त बैठक में क्योंकि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा से लगभग दुगने होते हैं,
तो आमतौर पर पड़रा सरकार का ही भारी रहता है। ये भी बात है। अच्छा, आपने धन विधेयक मनी बिल का भी जिक्र किया। हाँ, उसकी प्रक्रिया तो अलग है, अनुच्छेद 109 के तहत। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया बताता है जो साधारण बिल से काफी अलग है। पहली और सबसे बड़ी बात, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। केवल लोकसभा में, राज्यसभा में शुरू नहीं हो सकता। नहीं, लोकसभा से पास होने के बाद उसे सिफारिशों के लिए राज्यसभा भेजा जाता है। सिफारिशों के लिए मतलब राज्यसभा की भूमिका यहाँ सीमित है? हाँ, काफी सीमित है। राज्यसभा को बिल मिलने के 14 दिनों के अंदर उसे अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वो केवल सिफारिशें, रेकमेंडेशंस दे सकती है। और उन सिफारिशों का क्या होता है? अब ये पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो उन सिफारिशों को माने या ना माने। अगर मान लेती है तो बिल संशोधित रूप में पास माना जाता है, अगर नहीं मानती तो बिल उसी मूल रूप में पास माना जाता है जैसा लोकसभा ने पहले पारित किया था। और अगर 14 दिन में राज्यसभा कुछ ना करे तो भी उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। संक्षेप में कहें तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्तियां ही सर्वोपरि हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये धन विधेयक होता क्या है? इसे कौन परिभाषित करता है? और ये तय कैसे होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? ये अनुच्छेद 110 में होगा शायद। एकदम सही। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें सिर्फ शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ इन विषयों से जुड़े प्रावधान हों। कौन कौन से विषय हैं वो? जैसे किसी टैक्स को लगाना, हटाना, बदलना या रेगुलेट करना, केंद्र सरकार द्वारा पैसा उधार लेना या कोई गारंटी देना, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड या आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड की कस्टडी, उसमें पैसा डालना या निकालना, संचित निधि से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन, किसी खर्चे को संचित निधि पर भारित व्यय, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड घोषित करना या ऐसे खर्चे की रकम बढ़ाना, संचित निधि या भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट में पैसा आना, उसकी कस्टडी या उसका ऑडिट, या फिर इनसे जुड़ा कोई छोटा मोटा प्रासंगिक मामला। अच्छा, टैक्स, उधार, संचित निधि से जुड़े मामले। हाँ, लेकिन सिर्फ जुर्माना या फीस लगाने वाला बिल अपने आप में धन विधेयक नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये सवाल उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम? हाँ, जब भी कोई धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है, तो उस पर स्पीकर का सर्टिफिकेट लगा होता है कि ये एक धन विधेयक है। स्पीकर का रोल यहाँ बहुत निर्णायक है। ठीक है, तो बिल दोनों सदनों से पास हो गया या धन विधेयक के मामले में लोकसभा से पास माना गया। अब वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं? जी, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की अनुमति, असेंट टू बिल्स से संबंधित है। जब कोई विधेयक धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो उनके पास मोटे तौर पर 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प? हाँ। कौन कौन से? पहला, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे दें, तब वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ओके। तब विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा, वो विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस भेज दें, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस। फिर क्या होता है? अगर सदन उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है, वो फिर मना नहीं कर सकते। वैसे एक चौथा विकल्प भी है जो संविधान में लिखा तो नहीं है पर व्यवहार में इस्तेमाल होता है। चौथा विकल्प वो क्या है? उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो हाँ कहते हैं, ना कहते हैं और ना ही उसे वापस भेजते हैं, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में, मतलब अपने पास रख लेते हैं। अनिश्चित काल के लिए? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए संभव है
क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि उन्हें कितने समय में फैसला लेना है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। वो काफी चर्चित रहा था। पॉकेट वीटो, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, धन विधेयक के मामले में क्या होता है? धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, पर उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि उसे लोकसभा में पेश ही राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर किया जाता है, इसलिए उसे वापस भेजने का सवाल ही नहीं उठता। समझ गया। अब आते हैं वित्तीय मामलों पर, खासकर बजट प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं है, इस्तेमाल हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वो हर वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की उस साल की अनुमानित आमदनी, रिसीट्स और खर्चों, एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएं। ये कहाँ पेश होता है? ये विवरण वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें खर्चों को 2 हिस्सों में दिखाया जाता है। एक, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड, और दूसरा, संचित निधि से किए जाने वाले अन्य खर्चे। ये भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है और इस पर वोटिंग क्यों नहीं होती, ऐसा सुना है? हाँ, सही सुना है। भारित व्यय वो खर्चे होते हैं जो भारत की संचित निधि से किए जाते हैं और जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। हालांकि उन पर चर्चा हो सकती है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, सीएजी वगैरह के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार पर जो कर्ज का भार है, वो सब जरूरी और निश्चित खर्चे शामिल होते हैं। तो इन पर वोटिंग क्यों नहीं होती? इन्हें मतदान से इसलिए बाहर रखा गया है ताकि इन महत्वपूर्ण पदों और देनदारियों पर रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान का असर न पड़े और सरकार का कामकाज बिना रुकावट के चलता रहे। बाकी जितने खर्चे हैं उनके लिए सरकार को संसद से, खासकर लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ती है, मतलब वोटिंग होती है। समझ गया। अब अनुच्छेद 113 से 117 ये भी वित्तीय प्रक्रियाओं से ही जुड़े हैं। इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, जरूर। अनुच्छेद 113 है अनुदानों की मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में। जो भारित व्यय नहीं है, उन सभी खर्चों के लिए सरकार लोकसभा में अनुदान की मांग रखती है। लोकसभा इन मांगों पर वोट करती है। वो मांग मान सकती है, मना कर सकती है या राशि कम कर सकती है। राज्यसभा को इस पर सिर्फ चर्चा का अधिकार है, वोटिंग का नहीं। और कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती। ठीक है। फिर 114? अनुच्छेद 114 है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। जब लोकसभा अनुदानों की मांगें मंजूर कर लेती है तो उन मंजूर राशियों और भारत व्यय को मिलाकर सरकार एक विनियोग विधेयक पेश करती है। इस बिल के पास होने के बाद ही सरकार को कानूनी तौर पर संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार मिलता है। ये बहुत जरूरी बिल है। पैसे निकालने का अधिकार इसी से मिलता है। अच्छा। और 115, 116, 117? अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदानों, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स का प्रावधान करता है। मतलब अगर साल के बीच में पता चले कि किसी काम के लिए पैसा कम पड़ गया या कोई नई जरूरत आ गई या तय सीमा से ज्यादा खर्च हो गया, तो इनके जरिए और पैसा मांगा जाता है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट और अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट की व्यवस्था है। लेखानुदान आमतौर पर बजट पास होने तक जरूरी खर्चों के लिए सरकार को एडवांस पैसा निकालने की इजाजत देता है ताकि काम न रुके। और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों, फाइनेंशियल बिल्स के बारे में कुछ खास प्रावधान करता है। ये वो बिल होते हैं जिनमें टैक्स या खर्चों से जुड़े मामले तो होते हैं, पर वो पूरी तरह धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में नहीं आते। इनके लिए भी कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। काफी विस्तृत वित्तीय प्रक्रिया है ये तो। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया के सामान्य नियमों पर। अनुच्छेद 118 और 119। अनुच्छेद 118 हर सदन को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ये शक्ति देता है कि वो अपनी कार्यवाही और कामकाज के संचालन के लिए अपने नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना सकें।
जब तक सदन अपनी नियम नहीं बना लेते तब तक वो नियम लागू होते हैं जो संविधान लागू होने से पहले भारत की विधानसभा के लिए थे। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष से सलाह करके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए भी नियम बनाते हैं। और 119? अनुच्छेद 119 संसद को ये अधिकार देता है कि वो वित्तीय कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए कानून बनाकर प्रक्रिया को रेगुलेट कर सकती है, ताकि वित्तीय मामलों में बेवजह देरी ना हो। ठीक है। अब एक और दिलचस्प विषय, संसद में कामकाज की भाषा। अनुच्छेद 120 इस बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता तो सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, सभापति या अध्यक्ष, वो उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अच्छा, मातृभाषा में भी बोल सकते हैं? हाँ, अनुमति लेकर। मूल संविधान में ये था कि 15 साल बाद अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाएगा, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत संसद ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी अनिश्चित काल के लिए जारी रखने की व्यवस्था कर दी। अब एक और सवाल, क्या संसद में किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है या न्यायपालिका के संबंध में कोई सीमा है? अनुच्छेद 121। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। अनुच्छेद 121 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो उनका आचरण रहा है, कंडक्ट, उस पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। जजों के आचरण पर चर्चा नहीं होगी? नहीं। इसका सिर्फ एक अपवाद है, वो तब जब किसी जज को हटाने का प्रस्ताव, इम्पीचमेंट मोशन, संसद में विचाराधीन हो। सिर्फ उसी स्थिति में उनके आचरण पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये तो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को दर्शाता है। और अंत में अनुच्छेद 122, ये अदालतों और संसद की कार्यवाही के बीच क्या रिश्ता बनाता है? अनुच्छेद 122 एक तरह से अनुच्छेद 105 का पूरक है और ये संसद की स्वायत्तता को और मजबूत करता है। ये कहता है कि संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया में हुई किसी कथित अनियमितता, एलिजिड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कोर्ट ये नहीं देख सकता कि संसद ने अपने अंदर प्रक्रिया सही से निभाई या नहीं? हाँ, प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर नहीं। अदालतें संसद की आंतरिक प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती हैं और साथ ही संसद का कोई भी अधिकारी या सदस्य जिसे संविधान के तहत प्रक्रिया चलाने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति मिली है, वो उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। तो ये थी अनुच्छेद 101 से 122 तक की हमारी काफी विस्तृत पड़ताल। हमने देखा कि सदस्यों की सीटें कैसे खाली होती हैं, अयोग्यता के क्या-क्या आधार हैं जिसमें वो लाभ का पद और दल बदल कानून यानी 52वां संशोधन काफी प्रमुख हैं। और ये भी जाना कि इन अयोग्यताओं पर फैसला कौन और कैसे करता है, कहीं राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की सलाह पर, तो कहीं सदन के पीठासीन अधिकारी। बिल्कुल, और साथ ही हमने संसद और सांसदों के महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों को समझा, खासकर बोलने की आज़ादी जो अनुच्छेद 105 देता है और उनके वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 के तहत। फिर हमने विधायी प्रक्रिया पर गहराई से बात की, साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में, गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में और धन विधेयक की वो खास प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में और उसकी परिभाषा 110 में। और हाँ, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति अनुच्छेद 111। और फिर हमने वित्तीय मामलों का पूरा खाका देखा, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 में, फिर अनुदान मांग 113, विनियोग विधेयक 114 और लेखानुदान 116 वगैरह। अंत में प्रक्रिया के नियम 118, संसद की भाषा 120, जजों के आचरण पर चर्चा की सीमा 121 और अदालतों द्वारा संसदीय कार्रवाई की जांच न करने का सिद्धांत 122। हाँ, ये सभी अनुच्छेद मिलकर संसद के कामकाज का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। इसमें शक्तियों का संतुलन भी है, प्रक्रिया की स्पष्टता भी है और संस्थागत स्वायत्ता भी सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों, ये थे आर्टिकल 101 से 122 तक के बेहद जरूरी प्रावधान। इसमें सदस्यों की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और उनसे जुड़े अमेंडमेंट्स भी शामिल हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल बार बार पूछे जाते हैं
और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमारे संसदीय लोकतंत्र को समझने के लिए ये जानकारी बहुत अहम है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों को सदन में कही गई बात के लिए पूरी कानूनी सुरक्षा देता है। वहीं अनुच्छेद 122 संसदीय प्रक्रिया को न्यायिक जांच से बचाता है। सोचिए, संसदीय स्वायत्तता और विशेषाधिकार लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए कितने जरूरी हैं। और दूसरी तरफ जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन पर क्या सीमाएं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच सही संतुलन कहां और कैसे बनता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।